उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां मयंक अपनी दादी फूलवती के साथ रहता था। मयंक के बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु एक रोड दुर्घटना में हो गई थी। मयंक का लालन पोषण उसकी दादी ही कर रही थी। मयंक की दादी के पास वैसे तो घर चलाने के लिए कुछ था नहीं, बस उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिससे उसकी गुजर बसर हो रही थी। मयंक की दादी फूलवती ने मयंक का एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा दिया। हालांकि उनके पास कुछ था नहीं, रोज कमाना रोज खाना, फिर भी मयंक की दादी घर खर्च में से पैसे बचा बचा कर मयंक को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता और अब मयंक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और मयंक की दादी की भी उम्र हो गई थी। वो अक्सर बीमार ही रहती थी। मयंक बेटा, अब तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। बेटा, कोई अच्छी सी नौकरी देख ले जिससे घर चलाने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। हाँ दादी, मैं कल ही नौकरी की तलाश में जाता हूँ। फिर अगले दिन सुबह मयंक नौकरी की तलाश में कई जगह गया, पर हर जगह उसे असफलता ही हाथ लगी। बेचारा मयंक थक हार कर घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? बेटा बता मुझे। होना क्या है दादी, वही जो हमेशा से हमारे साथ होता आया है। दादी, मैं कई जगह नौकरी के लिए गया पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। चिंता मत कर बेटा, भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे चिंता न करूँ दादी, और आप किस ऊपर वाले पे भरोसा करने की कह रही हो? अब तक तो कुछ ठीक नहीं हुआ। आज मैं 25 साल का हो गया। मैं बचपन से अपनी परिस्थिति देखते हुए आया हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं बदला, तो अब कैसे ठीक हो जाएगा? अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों करता है? कोई बात नहीं, अगर किसी ने तुझे नौकरी नहीं दी तो तू तो सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहा है ना, क्या पता भगवान तेरी वहाँ सुन ले। अरे दादी, भगवान सुनता ही तो नहीं है। 2 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, अभी तक तो नहीं सुनी भगवान ने। अरे सरकारी तो छोड़ो, कोई मुझे प्राइवेट नौकरी तक देने को तैयार नहीं है। इतना कहकर मयंक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मयंक घर चलाने के लिए दिन में खेत में काम करता और रात में सरकारी नौकरी की तैयारी करता। अगले दिन सुबह जब मयंक अपने खेत से घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके मामा घर आए हुए थे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। और भाई मयंक, क्या चल रहा है आजकल? कहीं नौकरी वोकरी लगी कि नहीं? अरे कहाँ मामा जी, हमारे तो नसीब में ही नहीं है नौकरी वोकरी। हमें तो ऊपर वाला खेत में रगड़ रगड़ कर ही मारेगा। इतना कहकर मयंक वहाँ से चला जाता है। तब मयंक के मामा मयंक की दादी से, इसे क्या हो गया है? पहले तो ऐसा नहीं था। अरे बेटा, अब तुझे क्या बताऊं, बेचारा चिंता में डूबा रहता है। बचपन में माँ बाप का साथ छिन गया, बचपन से जवानी तक संघर्ष कर के पढ़ाई पूरी करी, 2 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अरे बेटा, सरकारी तो दूर की बात है, कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं दे रहा है। बस इसीलिए अब थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अच्छा, तो ये बात है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं अपनी एक लाइब्रेरी खोलने की सोच रहा हूँ। अगर आप और मयंक चाहें तो मयंक मेरी लाइब्रेरी को संभाल सकता है। इस काम के मैं उसे 10,000 रुपये महीने दिया करूँगा। इससे उसका घर खर्च भी चल जाएगा और वह अपनी सरकारी नौकरी तैयारी भी अच्छे से कर पाएगा। ठीक है बेटा, मैं मयंक से बात करके उसे तेरे यहाँ भेज दूंगी। हाँ ठीक है, आप बात कर लेना, अगर इसे समझ आए तो ठीक है। इतना कहकर मयंक के मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह मयंक की दादी मयंक से बात करती है और मयंक अपने मामा की लाइब्रेरी में काम करने के लिए मान जाता है। और 2 दिन बाद मयंक अपने मामा की लाइब्रेरी पहुंच जाता है। नमस्ते मामा जी। अरे मयंक बेटा, तुम आओ आओ। फिर मयंक के मामा मयंक को लाइब्रेरी का सारा काम समझाते हैं। अब
लाइब्रेरी की पूरी जिम्मेदारी मयंक के ऊपर थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और मयंक को लाइब्रेरी में काम करते हुए साल हो जाते हैं। अब मयंक की उम्र भी हो रही थी। मयंक 26 साल का हो गया था। मयंक की दादी को मयंक की शादी की चिंता सताने लगी। फिर एक दिन मयंक की दादी ने मयंक के मामा को फोन करके घर बुलाया और उनसे कहती हैं, बेटा, मेरी तो अब बस एक ही इच्छा है, अपने जीते जी इसके हाथ पीले करा दूं। मेरी तबीयत तो अक्सर खराब ही रहती है, पता नहीं कब ऊपर वाला बुला ले। अरे अरे, अच्छा बोलिए। अभी तो आपको मयंक की शादी करानी है और फिर उसके बच्चों को भी खिलाना है। और रही बात मयंक की शादी की, तो मेरी नज़र में एक सुंदर सुशील घरेलू लड़की है। अगर आप कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। अरे हाँ, बात चलाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। इतनी सारी बातें होने के बाद मयंक के मामा जी वहां से चले जाते हैं और कुछ दिन बाद मयंक की शादी बड़े धूमधाम से आरती नाम की लड़की से हो जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, मानो मयंक की जिंदगी अब पटरी पर आ जाएगी। सभी लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 साल बाद आरती को एक लड़का होता है। सभी लोग बहुत खुश थे। आरती और मयंक अपने बेटे का नाम ध्रुव रखते हैं। समय ऐसे ही बीत रहा था। मयंक अपने मामा की लाइब्रेरी में नौकरी करता और सैटरडे संडे को अपने घर आ जाता और मंडे को वापस चला जाता। एक दिन की बात है, मयंक लाइब्रेरी में काम कर रहा था और काम खत्म करने के बाद वो राउंड के लिए गया तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का पढ़ाई न करके अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। मयंक को कुछ समझ नहीं आया तो मयंक ने उस लड़के से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो लैपटॉप में, और ये ग्राफ कैसे हैं? ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हो तुम? अरे मयंक भाई, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ये शेयर बाजार है, शेयर बाजार। अभी यहाँ बैठे बैठे ही मैंने 20,000 रुपए छाप दिए। क्या बात कर रहा है भाई, 20,000 रुपए यहाँ बैठे बैठे? हाँ, और नहीं तो क्या। पर इसमें तो बहुत रिस्क होता है ना, अगर पैसे डूब गए तो? अरे भाई, रिस्क है तभी तो इश्क है। 20,000 रुपए ऐसे ही थोड़ी ही बन गए। अब थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मयंक वहां से चला जाता है, पर उसके दिमाग में उस लड़के की बात ही घूम रही थी कि उसने वहां बैठे बैठे 20,000 रुपए कमा लिए। मयंक के दिमाग में खुरापात सूझती है और वह भी शेयर बाजार में अपना लक आजमाने की सोचता है। वह YouTube से देखकर थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग करना सीख जाता है और कुछ छोटा मोटा 500-700 रुपए का प्रॉफिट दिन में कर लिया करता था। जिस दिन मयंक को प्रॉफिट हो जाता उस दिन वह बहुत खुश रहता और जिस दिन उसे लॉस हो जाता उस दिन वह बहुत उदास रहता था। ऐसे ही लॉस प्रॉफिट में दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन आरती का कॉल आता है। हेलो, आप जल्दी से घर आ जाओ, ध्रुव बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ ध्रुव को? मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर मयंक तुरंत वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है और घर जाकर वह अपने बेटे ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। आरती भी मयंक के साथ होती है। डॉक्टर ध्रुव का चेकअप करते हैं। देखिए, आपके बेटे के दिल में छेद है, जिस वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। हमें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इसकी जान को खतरा है। आप एक काम कीजिए, आप अभी रिसेप्शन पर 25 लाख रुपए जमा कर दीजिए, जिससे हम इसका इलाज शुरू कर सकें। डॉक्टर की बातें सुनकर मयंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह सोचने लगता है कि वह अपने बेटे के इलाज के लिए इतने पैसे कहां से लाएगा। इधर आरती का भी रो रो के बुरा हाल था।
वह रोते हुए मयंक से कहती है, सुनो जी, कुछ भी करो और मेरे बेटे को बचा लो। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। जी तो मैं भी नहीं पाऊंगा अपने बेटे के बिना, पर आरती मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ गए वो सारे पैसे जो 8-10 लाख तुम्हारे खाते में पड़े थे? वो 8-10 लाख रुपए निकाल लो अपने खाते से और जो कम पड़े मेरे गहने बेचकर पूरे हो जाएंगे। आरती, वो जो पैसे मेरे खाते में पड़े थे वो सब मैं हार गया शेयर बाजार में। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे माफ कर दो आरती। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे अब हमारे ध्रुव बेटे के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कौन मदद करेगा हमारी? आरती का रो रो के बुरा हाल था और दूसरी ओर मयंक इस उधेड़-बुन में लगा था कि पैसे का इंतजाम कहाँ से हो। मयंक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, इतने पैसों का इंतजाम तो अभी नहीं हो सकता। अगर कुछ समय मिल जाता तो मैं पैसों का बंदोबस्त कर लेता। देखिए मिस्टर मयंक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का वक्त है आपके बेटे ध्रुव के पास। अगर इसके बाद ऑपरेशन नहीं किया गया तो आगे आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए। मयंक बहुत परेशान था और अपने आप को मन ही मन कोस रहा था कि अगर मैं शेयर बाजार में अपनी जमीन न गवाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मयंक और आरती दुखी परेशान अपने घर आ जाते हैं। ध्रुव को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा था। मयंक बहुत परेशान होता है। तभी आरती अपने जेवर निकाल कर लाती है और मयंक से कहती है, ये लो, इनका तुम्हें जो भी करना है करो, बस मेरे बेटे ध्रुव की जान बचा लो। मयंक उन जेवरों को ले जाकर बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से फिर से ट्रेडिंग करने का मन बनाता है। वह इस संकल्प के साथ ट्रेडिंग में उतरता है कि उसने अब से पहले जो भी गलतियां की ट्रेडिंग करते समय वो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा। मयंक के पास सिर्फ 2 दिन का समय था। वह अपना ट्रेडिंग का सेटअप रेडी करके बैठ जाता है और सही ट्रेड की तलाश करने लगता है। मयंक के ट्रेडिंग अकाउंट में 10 लाख रुपए थे जो उसने अपनी पत्नी आरती के गहने बेचकर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले थे। मयंक बहुत टेंशन में था। काफी देर तक बाजार को देखने के बाद मयंक को एक ट्रेड मिलता है। वह अपना बढ़ता ट्रेड लगाता है जिसमें उसने 5 लाख की बैंक निफ्ट की कॉल खरीदी थी। आज से पहले मयंक ने इतने ज्यादा लॉट में काम नहीं किया था तो उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और देखते ही देखते मयंक का ट्रेंड सही जाने लगता है। उसे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। जैसे ही उसे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ उसने उस दिन ट्रेंडिंग बंद कर दी। बस बहुत हो गया आज के लिए। मुझे हर रूल को फॉलो करना होगा, तभी मैं अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटा पाऊंगा। अब मयंक को थोड़ी तसल्ली थी। उसके पास 20 लाख रुपए थे। उसे 5 लाख और चाहिए थे। वो अगले दिन बाजार खुलने का इंतजार करता है और बाजार खुलने से पहले ही अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है और सही ट्रेंड की तलाश करने लगता है। और जैसे ही उसे ट्रेंड मिलता है वह अपना ट्रेंड लगाता, पर आज वह 2.5 लाख से ही ट्रेंड लगाता है क्योंकि उसे अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो भी करना था। मयंक का ट्रेंड सही जाता है जैसे उसने कैलकुलेशन की थी। उसे जैसे ही 5 लाख का प्रॉफिट होता है वह अपना ट्रेंड काट लेता है और अपना ट्रेंडिंग सेटअप बंद कर देता है और हॉस्पिटल जाकर पैसे जमा करता है और अपने बेटे का ऑपरेशन कराता है। पूरे 6 घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मयंक कहता है, डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा ध्रुव? अब ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, अब यह खतरे से बाहर है। 2-4 दिन में हम इसे डिस्चार्ज कर देंगे। यह सुनकर मयंक की जान में जान आती है।
अब मयंक ने शेयर बाजार के इतने उतार चढ़ाव देख लिए थे कि उसे अब समझ आ गया था कि ये कोई जुआ नहीं है और ना ही लक आजमाने का कोई अड्डा। ये एक बिजनेस है जो पैशन और डिसिप्लिन मांगता है। कुछ दिन बाद मयंक का बेटा ध्रुव पूरी तरह ठीक होकर घर आ जाता है और अब मयंक ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लेता है और देखते ही देखते वह 6 महीने के अंदर सब कुछ पा लेता है। बड़ा मकान, महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस और मयंक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।